तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और आज हम लोग का जीएस सुधा का लास्ट पार्ट होने वाला है। और दिन के बज रहे हैं 3। एक्चुअली क्या है कि तबीयत कल रात को काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो फिर अभी जस्ट उठा हूँ। थोड़ा सा नाश्ता पानी कुछ करके और फिर स्टार्ट किया हूँ अपना। एक्चुअली मुझे कल ही प्लानिंग था कि कल ख़त्म कर दूंगा, लेकिन तबीयत मुझे सही नहीं लग रही थी, तो फिर नहीं हो पाया, सॉरी उसके लिए। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंकाल तंत्र यहाँ से, और ये लास्ट पार्ट होगा। हालांकि कल ही मैं ख़त्म करने वाला था। स्केलेटल सिस्टम देखिए, इसमें दो तरह के होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। एक्सो एक्सटर्नल और इंडो होता है। बाह्य में आते हैं बाल, नाखून, खुर, पंख। अंत में आते हैं अस्थि और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज। कंकाल देखिए, मानव में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए अस्थियों को ढांचा होता है, जो हम लोग कहते हैं कंकाल। मानव का कंकालीय ढांचा एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का बनाता है, उसे हम लोग कंकाल ऊतक कहते हैं। कंकाल ऊतक में उपास्थि और अस्थि होता है। उपास्थि कार्टिलेज देखिए, उपास्थि एक संरचनात्मक चिकना पदार्थ है जो विशेष प्रकार की कार्टिलेज कोशिकाओं का निर्मित होता है। कार्टिलेज कोशिकाओं से निर्मित होता है। उपास्थियों का निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है। उपास्थि अर्धठोस पारदर्शक होता है। उपास्थि को उपास्थि कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। उपास्थि में तंतु फाइबर्स मैट्रिक के अनुपात में आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं जहाँ थोड़ा सा इधर उधर होगा, प्लीज़ आप स्क्रीन की तरफ देखते रहिएगा। थोड़ा सा तबीयत मेरी सही नहीं है, इसके लिए सॉरी। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा। उपास्थि उपास्थि के अंतर्गत आता है हाइलिन, उसके बाद से रेशेदार, फाइब्रोस और लचीलेदार इलास्टिक। हाइलिन देखिए, ये कार्टिलेज हैलो से बना होता है, और इलास्टिक कार्टिलेज सेल ये है, और फाइब्रोस कार्टिलेज सेल लास्ट वाला है। हाइलिन कार्टिलेज उपास्थि देखिए, यह सर्वाधिक पाई जाने वाली उपास्थि है। इसमें क्लोजन तंतु पाए जाते हैं और मजबूत और लचीलापन प्रदान होता है। इसमें मजबूत और लचीलापन इससे प्रदान होता है। यह श्रेणी मेखला का अंश और मेखलाओं में पाई जाती है। श्रेणी मेखला का अंश और मेखलाओं में पाई जाती है। यह रेशेदार उपास्थि होती है। नेक्स्ट है रेशेदार उपास्थि। यह हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। रेशेदार उपास्थि यह सर्वाधिक मजबूत उपास्थि है। यह श्वेत क्लोजन तत्वों की बनी होती है। यह मुख्य रूप से इंटरट्रेबल डिस्क और स्नायु बंध के कुछ जोड़े जैसे घुटने आदि में पाई जाती है। लचीदार उपास्थि यह लचीदार पीले तंतु का बना होता है। यह अंगों के आकार और लचीलेपन का निर्धारण करती है। यह मनुष्यों में यह बाहरी कान, मध्य कर्ण और स्वर्ण नली और एपिग्लॉसिक में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे अस्थि, बोन। अस्थियों का 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। अस्थियों का 80% भाग जो होती है, 38% जो भाग होती है, ओसिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। और 62% भाग कार्बनिक लवणों और मुख्यतः कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम फास्फोरस का बना होता है, जिसके कारण अस्थियां कठोर ठोस बनती हैं। अस्थियां कठोर ठोस होती हैं। वयस्क मनुष्य में आपका 206 अस्थियां होती हैं। शिशुओं में लगभग 300 अस्थियां होती हैं। अस्थि की कोशिकाओं में ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। अस्थि की कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट अस्थि का महत्वपूर्ण अवयव होता है, जो अस्थियों की मजबूत बनाता है। प्रत्येक अस्थि का एक आवरण से घिरी होती है, जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। अस्थियों का हड्डियों की एक दूसरे के स्नायु को लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है, जो फिलहाल मेरा टूट चुका है। लंबी एक मेरा एशियल लिगामेंट टूटा था, हालांकि अभी अब ऑपरेशन हुआ है जनवरी में उसका, लेकिन अभी भी सही नहीं हुआ। लंबी और मोटी अस्थियों के बीच में एक खोखली गुहा पाई जाती है, जिसमें मज्जा या अस्थि मज्जा कहते हैं। इस गुहा में एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे अस्थि मज्जा, ब्रोन मैरो कहते हैं। अस्थियों के सिरों के पास लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है, जो बीच में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थियों के सिरों के पास लाल अस्थि मज्जा और बीच में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, जबकि पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में स्तनधारियों में पाई जाती है। कंडारा टेंडन्स पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। कंडारा जो होता है टेंडन्स जो होता है, वो क्या करता है, पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है।
ये देखिए यहाँ जो है ये वाला जो है ये टेंडन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जो आपका मांस है वो हड्डियों से जोड़ के रखता है। और यहाँ पे जो मेरा वाला यही वाला मेरा टूट गया था, ये इसका नाम है एसीएल। और ये कैसे होता है, इसका नाम होता है पीसीएल। और ये साइड साइड में भी होते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं लिगामेंट। कार्टिलेज का बना होता है ये लिगामेंट। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में कहा जाता है, उपास्थियों का अध्ययन कॉन्डोलॉजी में किया जाता है, कॉन्ड्रोलॉजी में कहते हैं। मानव कंकाल, अक्षय कंकाल और उपांगी कंकाल। अक्षय कंकाल में खोपड़ी, मेरुदंड, पसलिया और उरोस्थी आती हैं। उपांगी कंकाल में पादों की अस्थियां और मेखलाएं आती हैं। पादों की अस्थियां और मेखलाएं आती हैं। अक्षय कंकाल देखिए, अक्षय कंकाल शरीर का मुख्य अक्ष बनाता है। इसके अतिरिक्त खोपड़ी, मेरुदंड, पसली, उरोस्थी आदि का निर्माण करता है। अक्षय कंकाल में कुल संख्या होती है 29। जैसे खोपड़ी मान लीजिए 29, उसके बाद से 26 प्लस 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। खोपड़ी स्कल देखिए आप, स्कल में जो कुल खोपड़ियों में कुल संख्या होती है 8 प्लस 14 1 6, 29 होती है। खोपड़ी में पूरा मान लीजिए 29 होती है। कपाल में देखिए, कपाल में जो आपका आगे का चीज होता है उसमें 8 होती है। इसमें ऑक्सीपटल 1 होता है, पेराटाइल 2 होता है, फ्रंटल 1 होता है और टेम्पोरल 2 होता है। स्फिनॉइड जो होता है 1 होता है और एथमाइड जो होता है 1 होता है। फेसियल में आपके जो फेस पे पूरा चेहरा होता है, जो उसमें कि आप तो भूत को हड्डी उड्डी दिखाते हैं, भूत नहीं दिखाते, उसमें होता है आपका। नेजल में आपका 2 होता है, वोमर में आपका 1 होता है, टर्बाइनल में आपका 2 होता है और कैलाइमन में आपका 2 होता है, जाइगोमेटिक में आपका 2 होता है और मैक्सिला में 2 होता है और प्लेंटाइन में आपका 2 होता है और मैमडिबल में आपका 2 होता है। कड़स्थियाँ 6 होती हैं, इसमें मेलियस होते हैं और इनकस होते हैं और स्टेपी होता है। हाइड्रा भाग 1 होता है। कुल योग कितना हो गया, 29। सही की सबसे छोटी इनकी स्टेपी कान की होती है। मेरुदंड देखिए, एक मिनट पूछिए, काफी पतला दिख रहा है। मेरुदंड देखिए, मेरुदंड को रीढ़ की हड्डी या बैकबोन कहते हैं। बोलते हैं कि लोग उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसका बेटा क्या मेरा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कशेरुकी दंड में एक दूसरे के पीछे जुड़ी हुई 26, शिशु में 33 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें कशेरुकी कशेरुकी कहते हैं, फाइब्रेबल कहा जाता है। कशेरुकी दंड मनुष्य को खड़े होने, चलने फिरने आदि में मदद करता है। इन्हें चाक, वक्र या झुकाव पाए जाते हैं। अंग्रेजी में एस आकार का आकार प्रदान करता है। इसमें ग्रीवा वक्र होता है, पक्षीय वक्र होता है और कीट वक्र होता है और त्रिक वक्र होता है। ये आपका कशेरुकी का आपका रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर है, जो एस आकार का है, आप देख लीजिए। ये वक्र कशेरुकी दंड को दृढ़ता प्रदान करते हैं और गति के दौरान संतुलन बनाए रखते हैं। ये वक्र रीढ़ की हड्डी में कुल संख्या विकसित होने पर गर्दन में आपकी होती है 7। बोलते हैं आपकी गर्दन की हड्डी टूट गई। वक्ष में आपके होते हैं 12 कशेरुकी दोनों साइड। कटी में आपके होते हैं या लंबर में आपके होते हैं 5 और त्रिक में आपके होते हैं 1 और पुंछ में होते हैं 1। कुल योग कितना हो गया, 26। कुल योग कितना हो जाएगा, 26। कुल योग हो जाएगा 26। पसलिया देखिए, पसलिया आपकी 24 होती हैं, 12 जोड़ी की होती हैं। ये आपका ट्रू रिप्स है और ये फॉल्स रिप्स है। ट्रू रिप्स आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14। 14 जो होते हैं आपके ट्रू रिप्स होते हैं और फॉल्स में आपके आते हैं 1 2 3 3 3 6 फॉल्स रिप में आते हैं। ये जो होता है टी आकार का, मेरी मैम ने बताया था, ये देखिए टी आकार का, जैसे टाई पहनते हैं ना वैसा ही होता है ये। देखिए सेम टाई की जैसा होगा, जैसा सेम टाई पहनते हैं वैसा ही होता है। स्ट्रेनम बोलते हैं। और जो ये यहाँ पे होता है, ये वाला जो ऐसे बने हुए होते हैं, ये ब्लू ब्लू का, ये कार्टिलेज होता है।
ये फ्रंटिंग रिब्स होता है, सामने के जो रिब्स होते हैं फ्रंटिंग रिब्स, ये जो होता है दो सामने के रिब्स होते हैं, मतलब कि अगर पेट के अंदर हाथ डालेंगे तो ये आपको पकड़ में आ जाएगा, ये दोनों पकड़ जाएगा, ये सामने से नहीं होता, ये पीछे से बस सपोर्टिव होते हैं, सामने से नहीं होते हैं, इसे फ्रंटिंग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, मतलब तैरता हुआ रिब्स, फ्रंटिंग नहीं फ्लोटिंग, माफ कीजिएगा। इसकी कुल संख्या 12 जोड़ी और 24 होती है, 12 में 24 जोड़ी होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थी के पीछे की ओर से एक वक्ष कोश का सेरुका से जुड़ी होती है। उरोष्ठी वह वक्ष के बीचों बीच चपटी सकरी और लगभग 15 सेमी लंबी हड्डी होती है जो पसलियों को आपस में जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं, उरोष्ठी कहते हैं। उपांग कला, उपांग कला देखिए, इसके दो भाग होते हैं। पादों की अस्थियां मानव कंकाल में दो अग्रपाद व दो पश्चपाद होते हैं। अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस और नीचे के भाग में दो लंबी अस्थियां रेडियस होता अल्ना होता है। कलाई में छोटी छोटी 8 अस्थियां होती हैं जिनमें कार्पस कहते हैं। दोनों अग्रपादों में कुल 60 हड्डियां होती हैं, दोनों अग्रपादों में कुल 60 हड्डियां होती हैं। प्रत्येक पश्चपाद में ऊपरी भाग जांग में एक लंबी अस्थि फीमर, निचले भाग में दो लंबी अस्थियां टिबिया और फ्यूला पाई जाती हैं। घुटने पर एक टोपीनुमा अस्थि होती है जिसे पटेला कहते हैं। घुटने पर एक टोपीनुमा अस्थि होती है जिसे पटेला कहते हैं। पुलिस पटेला पे ही मारती है आपके। मेखलाओं और अस्थियां दो मेखलाओं की अस्थियां दो मेखलाएं दो प्रकार की होती हैं। अंश मेखला और सीढ़ी मेखला। अंश मेखला देखिए, पेक्टोरल और तथा पेक्टोरल अंश मेखला तथा हाथ की अस्थियों एक अंश में एक लंबी अस्थि हंसुली या कॉलर बोन जैसे होती है, पीठ के पीछे की ओर त्रिकोणीय चपटी व अस्त अस्थि स्कंधास्थि बोलते हैं, मतलब कि हाथ का जो बोलते हैं कि आपका बाजू जो होती है, तो वैसे लोग बोलते हैं ना उनका बाजू ही उखाड़ दिया। मनुष्य के हाथ में 3 भागों में बांटा है, जैसे ऊपरी नीचे क्रमशः बाहु आर्म प्रबाहु कॉटन और हस्त हैंड कहते हैं। इसे निम्न प्रकार की अस्थियां होती हैं, ये देख लीजिए, ये आपके पीछे की जो बाजू होती है, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बाहु या प्राणिका हुमरस से बनी होती है। प्रभाव जो होती है रेडियस जो अल्ना से होता है, और हस्त जो होता है हाथों के तीनों भागों में बांटा जाता है। कलाई देखिए काल्पस, और इसमें 8 हड्डियां होती हैं। कलाई में कितनी होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। हथेली में मेटाकाल्पस 5 हड्डियां होती हैं। उंगलियों में कुल उंगलास्तियों में आपका 3 अंगूठे में 2 होती हैं। इतनी उंगलियों में 3 अंगूठे में 2 होती हैं, अंगूठे में 2 होती हैं। सीढ़ी मेखला और पैरों की हड्डियां। सीढ़ी मेखला तो पैरों में कुल 60 हड्डियां होती हैं। सीढ़ी मेखला अक्षीय कंकाल तथा पश्च पदों के बीच संधि ओजन सहायक होती हैं। सीढ़ी मेखला 3 प्रकार की अस्थियों की बनी होती है। प्यूबिस, ये लिखा है इस्चियम, इस्चियम और इलियम। मनुष्य की टांग 3 भाग के होते हैं। जांग फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है, और जांग टिबिया या फिबुला जिसपे होता है, और पैर फुट 3 भाग होते हैं। गुल्फ, ये टार्सस हड्डियां होती हैं, इसमें सिर्फ 7 होते हैं। तलवा मेटाटार्सस होती हैं, इसमें 5 होते हैं। और पाद और उंगलियां उंगलियां में होती हैं 3 अंगूठे में 2 होती हैं, जैसे हाथ का होता है वैसे इसमें भी होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ये ऊपर वाला फीमर हो जाएगा, नीचे वाला टिबला हो जाएगा, ये पटेला हो जाएगा, ये पटेला लिगामेंट हो जाएगा जो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। एक मिनट हो रहा है। ये पटेला लिगामेंट हो जाएगा। ये क्वाडिक फोरम या टेंडन बोलते हैं, इसे टेंडन बोलते हैं, वो हो जाएगा। ठीक है। ये त्रिकोणाकार चपटे आकार की हड्डी होती है। यह प्रत्येक घुटने पर आगे की ओर पाई जाती है।
अस्थि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, जोड़े के प्रकार और विवरण गति उदाहरण। रेशियो रेशियो जोड़, हड्डियां स्थिर रहती हैं और गति नहीं होने देती। खोपड़िया, जो उदाहरण खोपड़ियों की हड्डियां। उपासी युक्त जोड़, इन जोड़ में सीमित गति होती है, जैसे कि कशेरुदंड। साइनोवियल जोड़ में पहला आता है बॉल और सॉकेट जोड़, जिसमें कंधा और कुल्ला आता है, और दूसरा आता है हिंज जोड़, जिसमें केवल एक दिशा में गति होती है, जैसे कि घुटना और कोहनी, एक दिशा में ही घुटनी होगी, आगे नहीं जाएगा। पाइवट या धुरांध जोड़, इसमें गर्दन, एटलस और अक्ष के बीच में होता है। विसर्पी जोड़, ये कलाई और टखना में होता है। और सैडल जोड़, ये अंगूठा में होता है। सैंडल जोड़, ये अंगूठा में होता है। कंकाल तंत्र के रोग, पहला वो रोग होता है गठिया। गठिया रोग होने के कारण शरीर में रक्त की यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाना, गठिया रोग होता है। इसी कारण यूरिक स्तर का बढ़ जाना गठिया रोग होता है। जब शरीर में यूरिक स्तर बढ़ जाता है तो दोनों जोड़ों में क्रिस्टल बनता है और हाइपर यूरिसीमिया उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। जब क्रिस्टल के जमा होने से जोड़ों में दर्द सूजन होता है तो ऑर्थराइटिस पहला होता है। यह दोनों से संबंधित रोग है। ये जोड़ों संबंधित रोग है जिसमें हड्डियों के जोड़ों में स्थान से ऊपर सूजन आती है और अक्सर जोड़ में दर्द होता है, ऑर्थराइटिस हो जाता है। ऑस्टियोमियलिसिस या रिकेट्स, वयस्कों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुता नामक रोग हो जाता है और इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बच्चों में विटामिन डी के अभाव के कारण सूखा रोग हो जाता है। यहाँ पूरा शरीर का दिया हुआ स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिए। मैं थोड़ा छोटा कर दूं क्या? ठीक है, अब आ जाएगा। आइए देखते हैं हड्डियों को एक बार। पहला है कमर की हड्डी, कशेरुकी दंड। इसमें आते हैं गर्दन, कमर की हड्डी, कशेरुकी दंड में वक्ष, कटी, स्क्रैम और पुंज। कुल कितनी होती हैं? 26 अस्थियां होती हैं। वक्ष, स्टर्नम और पसलिया में, स्टर्नम एक होता है और पसलियां होती हैं आपका 24, कुल होती हैं 25। वक्ष अंश मेखला में होते हैं। स्कैपुला जो होती हैं 2 और क्लेवियल होता है 2। इसमें कुल 4 अस्थियां होती है। कुल्ला सीढ़ी मेखला में ऑस, कुल्ला सेडी मेखला में ऑस, ओनोमी ओनोमी नेंस जो नेट्स जो होती है 2 होती है। इनोमिनेट्स जो होती हैं 2 होती हैं। अग्रपाद, ये ऊपरी पाद होती है और इसमें ह्यूमरस में 2 होती है। अग्रबाहु, रेडियस और उल्ना होती है, इसमें 4 होती है। कलाई या कार्पस में 16 होती है। हस्त मेटाकार्पस में 10 होती हैं। उंगलियां या फ्लेजिंस में होती हैं 28 उंगलियां फ्लेजिंस में होती हैं 28। कुल कितनी हो जाती हैं? अग्रपाद में 60 हो जाती हैं। पश्चपाद देखिए, पश्चपाद में जांग फीवर में 2 होता है। पिंडली टिबिया और फिबुला में 4 होता है, 2 हो जाएगा। घुटना पटेला में 2 1 2 हो जाएगा। गुल्फ टखना टार्सल में आपका, टॉल्सस में आपका 4 होता है, 14 होता है सॉरी। पैर तलुआ मेटाटॉल्सस में आपका 10 होता है और उंगली अस्थिया फ्लेजिंस में आपका 28 होता है, इसमें भी पूर्ण 60 होता है। अब यहाँ से देखेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र वह तंत्र जो सोचने, समझने और श्रवण करने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने में कार्य करती है, उन्हें तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फिर आता है परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वह भाग जो संपूर्ण शरीर का स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और नेत्ररज्जु आता है। मस्तिष्क देखिए, मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में आता है सेरिब्रम और डाइएनसिफेलॉन और थैलमस और हाइपोथैलमस आता है। पश्चिम मध्य में सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है। मस्तिष्क संपूर्ण शरीर व स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष होता है। मस्तिष्क संपूर्ण शरीर व स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष होता है। मस्तिष्क खोपड़ी के क्रेनियन में पाया जाता है। मस्तिष्क खोपड़ी के क्रेनियन में पाया जाता है। इसका कुल औसत वजन 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का मेरुरज्जु दोनों ही संयोजी ऊतक द्वारा बना होता है, जैसे आच्छादन
कलाओं से घिरा होता है। इस कलाओं को परतों को मेनिंजेस कहते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुज्जु के चारों एक द्रव्य भरा होता है जिसमें सेरिब्रो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य कहते हैं। यह द्रव्य का प्रमुख कार्य बाहरी आघातों और मस्तिष्क सुरक्षा प्रदान करना है। मानव मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कार्यों के आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण किया जा सकता है। संवेदी तंत्रिका तंत्र यह ध्रुवीय होती है। संवेदांगों से प्रेरणाओं की ग्रहण करके और तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजती है। संवेदी तंत्रिका तंत्र संवेदांगों प्रेरणाओं को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजती है। चालक व अपवाहित तंत्रिका तंत्र ध्रुवीय होती है, बहुत ध्रुवीय होती है। ये कोशिका मस्तिष्क के आदेशों को लेकर मांसपेशियों तक लेके जाती है। संयोजक मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं ये बहुत ध्रुवीय होती है। मस्तिष्क के तीनों भागों या 3 प्रमुख भागों में विभाजित करता है। अग्र मस्तिष्क में आपका पहले जैसे घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क और डाइएनसेफ्लॉन। घ्राण पिंड इसका कार्य सूंघने के संवेदन होता है। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम यह महत्वपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 होता है, अर्थात यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क दाएं भाग तथा बाएं दोनों भागों में बांटा होता है और दायां भाग शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है जबकि बायां भाग शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध पर 4 पिंड पाए जाते हैं, जैसे फ्रंटल पिंड। यह ऐच्छिक, अनैच्छिक और पेशीय गति नियंत्रण और वाणी क्षेत्र होता है। पैराइटल पिंड यह ताप, स्पर्श, दर्द, हवा आदि विज्ञान का अनुभव कराता है। इम्पोरल पिंड यह सुनना, वाणी समझना, गंध या ज्ञान का कार्य करता है। और ऑक्सीपिटल पिंड यह प्रकाश की संवेदना देता है। फ्रंटल पिंड क्या करता है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, पेशीय गति नियंत्रण में कार्य करता है। पैराइटल पिंड करता है ताप, स्पर्श, दर्द, स्वाद आदि के ज्ञान का अनुभव कराता है। टेम्पोरल पिंड करता है सुनना, वाणी समझना, गंध ज्ञान करता है। ऑक्सीपिटल पिंड प्रकाश की संवेदना करता है। डाइएनसेफ्लॉन यह एक अग्रमस्तिष्क का भाग है जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध का घिरा होता है। यह डाइएनसेफ्लॉन का निचला भाग और हाइपोथैलेमस का भाग कहलाता है। यह शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है। यह हाइपोथैलेमस शरीर के खाने पीने, ठंडा रखें, गुस्सा आदि की भावनाओं को प्रेरणा देता है। यह डाइएनसेफ्लॉन का ऊपरी भाग थैलेमस कहलाता है। थैलेमस भाग के पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। थैलेमस भाग में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। थैलेमस भाग में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। शरीर का ताप नियंत्रण लगभग 37 डिग्री सेल्सियस धड़कन निगमन कार्य भी हाइपोथैलेमस करता है। धड़कन का निगमन कार्य भी हाइपोथैलेमस करता है। मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन यह मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग सेरिब्लम या पेंडलकस का बना होता है। मध्य मस्तिष्क का पश्चिम भाग कार्पोरा क्वाड्री जेमिना द्वारा बना होता है। कार्पोरा क्वाड्री जेमिना द्वारा बना होता है। कार्पो क्वाड्री जेमिना दृष्टि व स्वर शक्ति को नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क हिंडब्रेन यह 3 भागों का बना होता है। अनुमस्तिष्क सेरिब्लम इसका कार्य मुख्य संवहन व संतुलन, ऐच्छिक पेशी और गतियों और आंतरिक कान की संतुलन आदि का नियंत्रण करना होता है। पॉन्स वेरोलाई यह प्रमस्तिष्क का अनुमस्तिष्क के बीच तंत्रिका कड़ी बनाता है। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क के बीच दोनों के बीच तंत्रिका कड़ी बनाता है पॉन्स वेरोलाई। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके द्वारा सूचनाओं और संचालन मस्तिष्क के मेरुज्जु के बीच पाया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाने वाला तंत्रिका तंत्र हृदय केंद्र होता है, वोसोमोटर होता है और श्वसन केंद्र होता है। मस्तिष्क के विभिन्न भाग, उनके कार्य। सेरिब्रम का कार्य होता है सीखने का केंद्र, भावनाएं, हंसना, सोचना, समझना, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है सेरिब्रम का। और डाइएनसेफ्लॉन का होता है जलन क्रियाएं, नींद, उपाचयी क्रियाओं का नियंत्रण। हाइपोथैलेमस का होता है ताप नियंत्रण, भूख, प्यास, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण। सेरिब्रम का होता है शीतलन एवं साम्यावस्था का नियंत्रण, कंकाली पेशियों का संकुचन।
मेडुला ऑब्लोंगेटा का होता है हृदय का धड़कन, आहार नाल का क्रमाकुचन गति और श्वसन, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का और केंद्र पाचन आदि का नियंत्रण। मस्तिष्क से संबंधित कुछ रोग, ब्रेन ट्यूमर होता है, इनसेफेलाइटिस होता है और मेनिंजाइटिस होता है, सेरिब्लम पॉल्सी होता है, पिक रोग होता है और डिसलेक्सिया होता है और पार्किंसंस रोग होता है। नोट, मस्तिष्क गतिविधियों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राफी ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। मेरोलॉजी, स्पाइनल कॉर्ड। मेरोलॉजी का कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करना होता है। मेरोलॉजी चारों ओर से मेनिंजेस या ड्यूरामेंटर और एरेक्नॉइड का पाया जाता है। एक्नॉइड पाया जाता है मैटर, पाया मैटर द्वारा घिरी होती है। मेरोलॉजी का निर्माण मेडुला ऑब्लोंगेटा के पिछले हिस्से द्वारा होता है। मेरोलॉजी का निर्माण मेडुला ऑब्लोंगेटा के पिछले हिस्से द्वारा होता है। परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं स्पाइनल कॉर्ड को शरीर के विभिन्न संवेदी और संपादी पेशियों और ग्रंथीय भागों को जोड़ने वाली ठोस धागेनुमा तंत्रिका परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। परिधि तंत्रिका तंत्र के प्रकार, कपालीय तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र। कपालीय तंत्र में मनुष्य के 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र होती हैं। 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र होती है और मनुष्य में 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र होती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज सर्वप्रथम लैंगली ने नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? लैंगली नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पेशीय ग्रंथियों से होने वाली स्वतः गति को नियंत्रित करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग, अग्र अंग देखिए, पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव। हृदय में अनुकंपी तंत्रिका स्पंदन दर को बढ़ाना और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का भाग स्पंदन दर को घटाना। नेत्र में होता है पुतली फैलाना, अनुकंपी, और परानुकंपी में होता है पुतली सिकुड़ना। मूत्राशय में होता है विश्रांति, अनुकंपी, और संकुचन होता है परानुकंपी। पाचन क्रिया में होता है मंदन और परानुकंपी में होता है उद्दीपन। प्रतिवर्ती क्रियाएं, किसी सूचना या संवेदी का अनुभव होते ही परिधि तंत्रिका तंत्र का दर्शाई गई त्वरित ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन मिलकर एक प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करती है। पहला है सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये जन्मजात होती हैं, जिसमें खांसना, छींकना, जमाई लेना इत्यादि होता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? जन्मजात नहीं होती, इसमें शिक्षण द्वारा सीखना, जैसे तैरना, गाना आदि। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने लगाया था। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण व संवेदन मेरुरज्जु करता है। पोषक पदार्थ हम लोग यहाँ से देखेंगे, पोषक पदार्थ देखेंगे यहाँ से। पोषक पदार्थ कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं, जिन्हें जीव अपने बाहरी वातावरण में ग्रहण करते हैं और इन पदार्थों को ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। मनुष्य का भोजन प्रायः कई प्रकार के पोषक पदार्थों का मिश्रण है, जिसमें से निम्नलिखित श्रेणियां विभाजित करती हैं। पोषक पदार्थ रेसे, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट्स और खनिज लवण पोषक पदार्थ में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए पहले। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर के ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य स्रोत मक्का, गेहूं, जौ, आलू, केला, अरबी, गन्ना और दूध, शक्कर आदि होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड में सरलतम, रंगहीन, घुलनशील व मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ओलिगोसेक्राइड्स में ये दोनों मोनोसेक्राइड इकाइयों के बने होते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज व लैक्टोज। ये सभी जल अपघटन द्वारा 2 अणुओं मोनोसेक्राइड देते हैं, अतः यह डाइसेक्राइड कहलाते हैं। पॉलीसेक्राइड ये अनेक मोनोसेक्राइड्स अणुओं से मिलने के बनते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में ये रुधिर में ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा सदैव होती है और इसलिए इसे रुधिर में शर्करा भी कहते हैं, उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। उसके बाद से ओलिगोसेक्राइड्स, ये शर्करा में मीठी व जल में घुलनशील होती है,
ये लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा माता के दूध में होती है। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा माता के दूध में होती है। मोनोसैकेराइड्स ये जल में अघुलनशील होते हैं। यह मुख्यतः पौधे में पाया जाता है। उदाहरण स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन के बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है। यह डीएनए और आरएनए का घटक होता है। मधुमेह रोगी भोजन की मिठास के लिए सैक्रिन सैक्रिन उपयोग करते हैं। सैक्रिन एक कृत्रिम और शर्करा का कहीं कहीं अधिक मीठा प्रदान करता है। कहीं कहीं अधिक मीठा प्रदान करता है। कहीं से अधिक मीठा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के महत्व। कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में तथा वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में संचित होता है। जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में और वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में संचित होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा का आपूर्ति करता है। लकड़ी में सेलुलोज का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। लकड़ी में सेलुलोज का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने पर शरीर में वजन कम हो जाता है और इसकी कमी होने पर कार्य करने की क्षमता घट जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स में की कमी होने पर शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन प्रयुक्त होने लगती है, जिसमें यकृत एक नाड़ी संस्थान में कार्यों की स्थिरता आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से होने वाले विकार। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से शरीर में वजन की वृद्धि होती है। मोटापा में संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है। प्रोटीन प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन्स जैबक बर्जेलियस ने किया था। इसका नाम प्रोटीन दिया था। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। प्रोटीन अधिकांश भोजन के मुख्य अवयव है तथा पोषण उद्देश्य के लिए आवश्यक है। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन के अणु सरल अमीनो अम्ल के अणुओं को टूटते हैं, अतः प्रोटीन अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्राकृतिक में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 10 ही शरीर में बनते हैं, जबकि 10 अमीनो अम्ल से बाहर ले जाने पड़ते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल आइसोल्यूसिन जो होता है, ये वैकल्पिक अमीनो अम्ल होता है। एलानिन होता है। एलानिन होता है। हिस्टडीन जो होता है, स्पैरेजीन होता है। स्पैरेजीन होता है। ल्यूसीन का होता है एस्पार्टेटेड होता है। एस्पार्टेटेड होता है। मिथियोनिन मिथियोनिन का होता है सिएटिडीन होता है। सिस्टीन होता है। सिस्टीन होता है। लाइसिन का होता है, वैकल्पिक हो जाएगा, ग्लूटेमेट होता है। ग्लूटेमेट होता है। और वैलिन का हो जाएगा ग्लूटेमीन हो जाएगा। वैलिन का हो जाएगा ग्लूटेमीन हो जाएगा। और ट्रिप्टोफैन का हो जाएगा ग्लाइसिन। और थियोनिन का हो जाएगा पोलिन। और फिनाइल एलिनिन का हो जाएगा सेरीन। और आर्जिनिन का हो जाएगा साइरो और साइरोसिन हो जाएगा। अमीनो अम्ल के पादप और जंतु दोनों प्रकार के स्रोत का प्राप्त करते हैं। पादप स्रोत देखिए, मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग आदि। जंतु स्रोत देखिए, पनीर, मछली, मांस, अंडे, दूध आदि। सोयाबीन एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है जिनमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मरेमस और एक्वासियोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन के कार्य, ये बाल, त्वचा, मांसपेशियों के मुख्य घटक होते हैं। यह प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेता है। हार्मोन के संश्लेषण में भी भाग लेता है। ये वंशानुगत लक्षणों के विकास में तथा वंशानुगत क्रियाकलापों के नियंत्रण करने में सहायक होता है। प्रोटीन ये कोशिकाओं में वृद्धि मरम्मत कार्य करती है। प्रोटीन ये कोशिकाओं में वृद्धि मरम्मत का कार्य करती है। प्रोटीन ये प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। प्रोटीन की आवश्यक वृद्धों के उच्चतर और तगड़ों में न्यूनतर होती है। आवश्यक वृद्धों में उच्चतर और तगड़ों में क्या होती है, न्यूनतर होती है। समान क्रियाशील महिलाओं हेतु प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यक मात्रा लगती है 45 ग्राम और दूध पिलाने वाली प्रतिदिन महिलाओं का होता है 70 ग्राम करीब प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गेहूं चावल में ग्लूटेटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ग्लूटेलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। दालों में प्रोलेमेंस प्रोटीन पाई जाती है। प्रोलेमेंस प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का निर्माण पेप्टाइड बंध द्वारा होता है। प्रोटीन का निर्माण पेप्टाइड बंध द्वारा होता है। प्रोटीन क्षारीय होती है और शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मुख्यतः प्रोटीन उनके कार्य। कैसीन दूध में पाया जाता है और सफेद रंग का होता है कैसीन। एल्ब्यूमिन ये होता है अंडे में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन इसको बोलते हैं। केराटिन
केराटिन जो होता है ये त्वचा, बाल, नाखून, सिर, सूंड, सिर, खुर में निर्माण में सहायक होता है। क्लोजन जो होता है अस्थि तथा कार्टिलेज के आधार पर पदार्थों का निर्माण और तंतु में संयोजित ऊतक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ग्लोबुलिन जो होता है ये रुधिर में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करता है। ग्लोबुलिन। साइटोक्रोम ये माइक्रोकॉन्ड्रियम पाया जाने वाला प्रोटीन है जो श्वसन क्रियाओं को पूर्ण कराने में सहायक करता है। वसा देखिए, फैट चेन देखेंगे हम लोग। वसा शरीर की ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। हमारे भोजन में सारे तेलीय व चर्बी युक्त घटक लिपिड्स होते हैं जिन्हें जंतु स्रोत जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली, वनस्पति स्रोत जैसे वनस्पति तेल, सरसों, बादामी तिल, अखरोट आदि से प्राप्त होते हैं। वसा त्वचा के शरीर में जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है। ये जल में अविलेय होता है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है। वसा के कार्य। वसा ठोस रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाती है। वसा यह प्रोटीन के साथ शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और जीवों में 3 प्रकार के वसा मौजूद होते हैं। पहला होता है सरल लिपिड। ये सरल उदासीन वसाएं होती हैं। इनके अणु अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। प्रत्येक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल के एक तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं के स्टिर बंधों द्वारा जुड़ने से होता है। अधिकांश पादप वसाओं ऐसे कि मूंगफली, तिल, सरसों, संतृप्त आदि की सदा तरल अवस्था में होती है। अधिकांश जंतु वसाएं जैसे कि घी, मक्खन संतृप्त होते हैं। भोजन में संतृप्त वसाओं की अधिकता से थेरेक्सक्लेरोसिस नामक रोग होता है। थेरेक्स नहीं है, एथेरोक्लोसिस नामक रोग हो जाता है। मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में प्रमुख वसा त्वचा के ठीक नीचे एक अध त्वचीय वसा स्तर के ऊपर होता है जिसे कैनिकुलम या एडिपोस्ट कहते हैं। संयुक्त लिपिड वसीय अम्लों, अल्कोहल और कुछ अन्य पदार्थों से बने होते हैं। उदाहरण फॉस्फोलिपिड्स, मोम और लाइपोप्रोटीन्स। मोम यह समांतर वसाओं से भी अधिक जलनांक होता है, अतः यह सेब, नाशपाती आदि फलों पर कीटों और जंतुओं की शरीर पर मोम का एक महीन जल रोधक अवतरण होता है। व्युत्पन्न लिपिड ये लिपिड उपापचय के दौरान बनने वाली विविध पदार्थों और उत्पन्न विशिष्ट प्रकार के लिपिड यौगिक होते हैं। विटामिन यहाँ देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे यहाँ से विटामिन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी सहायता हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा में होती है। इनकी आवश्यकता ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए नहीं होती, अपितु ये मानव के उपापचय को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन का शरीर में अधिक होने का हानिकारक होता है, अतः डॉक्टर को परामर्श के बिना विटामिन नहीं लेना चाहिए। विटामिन की खोज 1912 में कासिमिर फंक ने किया था। विटामिन हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता। विटामिन डी और विटामिन के अपवाद, इसलिए इन्हें भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। इनकी कमी से मेटाबॉलिज्म त्रुटिपूर्ण होकर शरीर में रोगीला बना देती है। हमारे शरीर में विटामिन का संचय बहुत कम होता है, इसलिए अधिकांश मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है। इसलिए इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक होता है। विटामिन शरीर को ना तो ऊर्जा देते हैं और ना ही शरीर का निर्माण में भाग लेते हैं। इसका कार्य बीमारियों को सुरक्षा पहुंचाना है। बड़ी आंत में कोलोन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी जीवाणु पाए थे जिनके द्वारा विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन के का निर्माण किया था। विटामिन के प्रकार देखिए। विटामिन वसा में ग्लूसिन विटामिन होते हैं आपका ADE और जल में ग्लूसिन C और बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 4, विटामिन 5 4 नहीं है भाई, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 9 और विटामिन 12 होता है। विटामिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्व। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला नींबू होता है। विटामिन सी में शरीर में भंडारित नहीं होता। विटामिन 12 आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। घाव भरने में विटामिन सी सहायक होता है। लोह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है।
विटामिन डी सूर्य से प्रकाश की उत्पत्ति में त्वचा बनाता है, उत्पत्ति में त्वचा बनता है। विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। विटामिन डी के किरण विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। सूर्य की किरण विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। प्रोटीन की सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है। पालक लोहे का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए रासायनिक नाम उससे उत्पत्ति होने रोग और स्रोत। विटामिन ए रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और उत्पत्ति रोग रतौंधी और जीरोथैलेमिया होता है। स्रोत होता है गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। विटामिन बी वन का नाम है थायमीन। इससे होता है बेरी बेरी रूप हो जाता है और इसमें स्रोत इसके होते हैं साबुत अनाज, अंकुरित गेहूं, खमीर, फली, सेम, मछली, समुद्री भोजन इत्यादि। विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन नाम होता है विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन। ये इसकी रोग से क्लोसिस हो जाता है, पोस्ट, बीदर, त्वचा, जीभ फटना, आंखों में लाल होना विटामिन बी टू के हो जाता है। यह दूध, पनीर, मांस, अंडे, अंकुरित गेहूं, मशरूम, हरी पत्तेदार सब्जियां और यीस्ट और जिगर में मतलब कि कलेजी में पाया जाता है। विटामिन बी थ्री नियासिन या निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। इससे प्लेगरा रोग हो जाता है। यह साबुत अनाज, फली, यीस्ट, यकृत, मछली, मांस, मटर और सेवा में पाया जाता है। विटामिन बी फाइव में पेंटोथेनिक बोलते हैं इसको, इसका नाम है पेंटोथेनिक। ये चर्म रोग, अनिद्र, वजन कम होना, बाल सफ़ेद होना विटामिन बी फाइव। जैसे यीस्ट, दूध, मूंगफली, टमाटर, यकृत, गेहूं, चना, शहद और गन्ना। विटामिन बी सिक्स पायरिडॉक्सिन या रक्त छेड़ता, चर्म रोग, पेशी ऐठन। ये साबुत अनाज, दालें, मटर, केला, सोयाबीन, मांस, सब्जियां और यीस्ट में पाया जाता है। विटामिन बी सेवन बायोटीन इसको बोलते हैं। ये चर्म रोग वाले बालों का झड़ना, इसे दुग्ध, काष्ठफल, शहद, यकृत, मांस, मछली आदि में पाया जाता है। विटामिन बी नाइन जो होता है, ये नाइन लिखा है, फॉलिक होता है। फॉलिक अम्ल ये रक्त छीड़ता, कुंठित वृद्धि, हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे, सोयाबीन में पाया जाता है। विटामिन बी ट्वेल्व ये साइनोकोबालामीन होता है। ये रक्त छेड़ता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी आदि। ये इसके स्रोत होते हैं मछली, मांस, अंडा, दूध। विटामिन बी सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ये स्क्रवी रोग हो जाता है। इसमें आंवला, नींबू, टमाटर, हरी पत्तियां वाले सब्जियों और अमरूद में पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इससे सूखा रोग, रिकेट्स आमतौर पर बच्चों में प्रभावित होता है। ऑस्टियोमोलोसिस नामक वैक्सकम हो जाता है। ऑस्टियोमोलोसिस नामक रोग वैक्सकम हो जाता है। यह सूर्य का प्रकाश, मक्खन और मछली का तेल में पाया जाता है। विटामिन ई जो होता है टेगोफेरॉल, यह जनन क्षमता में कमी, जननांग और पेशियों में कमजोर कर देता है। यह अंडे की जर्दी, गेहूं, अंकुरण सब्जियों और तेल, सूरजमुखी तेल में पाया जाता है। विटामिन के नित्योकिनोन, ये रक्त की थक्का, जमने का विकार, पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, अंकुरित बड़ी आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। जल वाटर जल पृथ्वी का लगभग 71% भाग पर जल से ढका है। जल से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। मानव शरीर में लगभग 65% भाग जल होते हैं। जल के कारण जीवन तंत्रों में अधिकांश पदार्थ जल में घुलनशीलता अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें रुधिर, प्लाज्मा, ऊतक, द्रव्य आदि होते हैं। जल शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। 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 जीवों के शरीर में यह ताप नियंत्रण करता है। जीवों के शरीर में यह ताप नियंत्रण करता है जल। यह शरीर में स्नेहक लुब्रिकेंट की कार्य करता है जल। यह एक उपापचयी पदार्थ का काम करता है। रेशा फाइबर मनुष्य के भोजन का मुख्य अंग होता है। यह हमारी आहार नाल की सफाई, फाइबर के लिए खुदरे पदार्थ के रूप में एंजाइम क्रिया के लिए अधिक सतह पर कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड होता है। भोजन में रेशों में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल की कमी कम होता है। भोजन में पर्याप्त रेशा गुर्दे की पथरी संभावना छीड़ करने में सहायक होती है। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट मानव शरीर के लिए वह भोजन लाभदायक हो जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। खनिज लवण शरीर में विभिन्न उपापचयी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसमें भोजन से प्राप्त करते हैं। शरीर के कुल भार का 4 से 5% अंश देता है। मानव शरीर को खनिज की अल्प मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें अल्प पोषण तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अधिभार तत्व से सी होता है पी, एस, के, एन और Cl। सूक्ष्म मात्रा में होता है आपका Zn, Fe, F, I, CO, Mn, CO, Fe, Cr और Mn। हमारे
शरीर में अल्प मात्रा में लगभग 20 प्रकार के खनिज आयन की मौजूद होते हैं। खनिज तत्वों की महत्व। खनिज तत्व हृदय स्पंदन, पेशी संकुचन, रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट अस्थियों और दांतों के मुख्य घटक होते हैं, और कुछ खनिज लवण कैल्शियम उपकला की परंपरागत को प्रभावित करते हैं। कैल्शियम देखिए, मनुष्य के शरीर में समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। कैल्शियम अस्थियों दांतों का निर्माण करती है। कैल्शियम की प्रमुख स्रोत दूध व उससे बनी वस्तुओं में पाया जाता है। कैल्शियम की कमी से विटामिन डी की निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है। फास्फोरस, हड्डियों के विकास के लिए वृद्धि के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है। अस्थि व दांतों के निर्माण में सहायक होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट ये पाचन में सहायक होता है। इसकी उपस्थित अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने देती है, जो स्रोत सोयाबीन, सूरजमुखी, गाजर, दूध आदि में प्रभावित करती है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मांसपेशियों में ऐंठन और कंपन होने लगती है। फास्फोरस की मनोरोग देखिए, स्वस्थ व अभिप्राय मात्र रोग अनुपस्थित तथा शारीरिक स्वतंत्र नहीं होती, इसलिए हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित करता है। जब लोग स्वस्थ हो रहते हैं तब कार्य करने की अधिक सक्षम होते हैं, जिसमें से उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार बहुत आवश्यक है, परंतु जब शरीर में एक या एक अधिक कार्यों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। शरीर में होने वाले अनेक प्रकार के अनियमितताओं को रोग कहते हैं। रोग के कीटाणु सिद्धांत, जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज को लुईस पाश्चर ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने प्रस्ताव किया था कि रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग का कारण बनते हैं। रोग की उनकी प्रकृति, उत्पन्नता और लक्षणों के आधार पर दो वर्गों में भाग किया: रोग, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्मजात रोग, जो रोग जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं उन्हें जन्मजात रोग नहीं जानते, जैसे कि इसमें हो जाता है हेमोफीलिया, हृदय का विकार, वर्धांतता, ओठ का कटना। उपार्जित रोग, वे रोग जो शरीर के जन्म के पश्चात उत्पन्न होते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। उपार्जित रोग दो प्रकार के: संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग जैसे कि हैजा, चेचक और पेलाग्रा, छोटी माता आदि। और असंक्रामक रोग में आते हैं आपका कैंसर, हृदय रोग, हिन्यता, जन्म रोग, अनुवांशिक रोग आदि। संक्रामक रोग देखिए, संक्रामक रोग जीवाणु जनित रोग, इसमें टिटनेस या धनुष जैसे बोलते हैं, लॉक, जॉ लॉक बोलते हैं इसे। ये तंत्रिका तंग और जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। हैजा जो होता है ये आंत में होता है, प्रभावित अंग, और विब्रियो क्लोरा से होता है हैजा। डिप्थीरिया होता है श्वास नली में, और ये इसका जीवाणु है कैरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्षय रोग तपेदिक फेफड़े में होता है और इसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। कोढ़ जो होता है तंत्रिका तंत्र और त्वचा पे होता है, यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी, एग्जाम में आया था एक बार मेरे, हालांकि मैं गलत करके आया था, लेप्रोसी के कारण होता है। टाइफाइड, ये आंत में होता है। टाइफाइड जो होता है ये आंत में होता है, प्रभावित अंग, और ये सालोमेला टाइफी को होता है, टाइफी के द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। पेलाग्रा फेफड़े, और ये पाशु रेला पेप्सिड के कारण होता है। काली खांसी श्वसन तंत्र, ये हीमोफैसिल परट्यूसिस के कारण होता है। निमोनिया या फेफड़े में होता है, ये डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के कारण होता है। गोनेरिया, ये मूत्र मार्ग में होता है, ये निसेरिया ग्रोनेरिया के कारण होता है। और सिफिलिस जो होता है सीसन में होता है, आपके पेनिस में होता है, ये आपका ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। ट्रेकोमा या ट्रेकोमा जो बोलते हैं आंख में होता है, ये क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस के कारण होता है। क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस के कारण होता है। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विषाणु जनित रोग देखिए, बीमारी, रोग, प्रभावित अंग और विषाणु के नाम। एड्स होता है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, WBC को प्रभावित करता है, और HIV वायरस का होता है। डेंगू जो होता है संपूर्ण शरीर, खासकर सर और आंख पे होता है डेंगू, ये एडीज और इजिप्टी वायरस के कारण होता है। एडीज मच्छर काटने या इजिप्टी वायरस के कारण होता है। एडीज मच्छर काटता है तो इजिप्टी वायरस हो जाता है। पोलियो जो होता है, एक मिनट हो गए, पोलियो जो होता है ये गला नाड़ी संस्थान में होता है।
स्थान में होता है, मान लीजिए कि पोलियो माइलोटिस वायरस के कारण होता है। उसके बाद से इन्फ्लुएंजा जो होता है संपूर्ण शरीर में होता है, इन्फ्लुएंजी वायरस के कारण होता है। चेचक जो होता है संपूर्ण शरीर में होता है, ये वेरियोला वायरस के कारण रूबियोला विषाणु का होता है। छोटी माता जो होता है संपूर्ण शरीर में होता है, ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है। खसरा जो होता है संपूर्ण शरीर में होता है और ये मोबिली वायरस के कारण होता है। रेबीज जो होता है तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क में होता है, ये रेबडो वायरस के कारण होता है। कोविड-19 जो होता है गला फेफड़ा के कारण होता है। कोविड-19 जो होता है गला फेफड़ा में होता है और ये सार्क या कोव 2 द्वारा विषाणु कारण होता है। और पित्त जो होता है हृदय यकृत गुर्दा में होता है और एडीज इजिप्टी के कारण होता है। चिकनगुनिया जो होता है जोड़ों में तीव्र दर्द, त्वचा और लाल पर चकत्ते हो जाता है चिकनगुनिया, एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण होता है। जापानी इन्फ्लेलाइटिस जो होता है मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी में होता है और ये अरबो वायरस ल्यूलैक्स से मच्छर के कारण होता है। स्वाइन फ्लू जो होता है तेज ज्वर उल्टी दस्त में H1N1 के कारण होता है। गलसुआ या लाल ग्रंथि जो होता है मम्पस वायरस के कारण होता है। कवक संबंधी फंगाई संबंधी रोग, दमा जो होता है फेफड़े को प्रभावित करता है और ये एस्पजीलियस फ्यूगीमेक्टस के कारण होता है। बड़ा अजीब नाम यार, हो जाओ एप्सजीलियस फ्यूमीगेट्स के कारण होता है। फ्यूमीगेट्स के कारण होता है। एथलीट फूड होता है त्वचा के कारण, ये टीनिया पेडिस के कारण होता है। खाद जो होता है त्वचा पे होता है, ये एक्रस स्केबीज के कारण होता है। गंजापन होता है बाल पे होता है, ये टीनिया कैपिटस के कारण होता है। दांत जो होता है त्वचा पे होता है, ये ट्राइकोफाइटोन या लेरुकोसम के कारण होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग, ये मलेरिया तिल्ली व आरसीबी का होता है, ये प्लाज्मोडियम परिजीवी का होता है। और पायरिया मसूड़े दांत और जेंजी बेल्स के कारण होता है। सोने की बीमारी निद्रा रोग मस्तिष्क, ये ट्रेपोनोसोमा परिजीवी का होता है। पेचिस आंत में होता है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। कला ज्वर या अस्थि मज्जा, ये लिस्मेनिया ए डोनावानी कारण होता है। अन्य संक्रामक रोग देखिए, अन्य संक्रामक रोग इसमें फाइलेरिया होता है, ये रोग बाउचेरिया ब्रैंकोफाइटी नामक सूत्रकृमि के कारण होता है। इस रोग से लसिका महिला और ग्रंथियां फूल जाती हैं। नेक्स्ट है एस्केरियासिस जो होता है, एस्केरियासिस जो होता है, ये रोग स्कैरिस लुम्ब्रिकास्ट नीमेडोड के कारण होता है। यह संक्रमित भोजन ग्रहण से होता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। एस्कैरियासिस जो होता है, यह रोग एस्कैरिस लुम्ब्रिकास्ट नामक नीमेटोड कारण होता है। यह संक्रमित भोजन ग्रहण से होता है। एनियासिस जो होता है, यह आंत को प्रभावित करता है। यह टीनियासिस जो होता है, यह टीनिया सोलिन नामक परजीवी कारण होता है। टीनियासिस जो होता है आंत को प्रभावित करता है, यह टीनिया सोलिनी नामक आंत को प्रभावित करता है। अन्य असंक्रामक रोग देखिए, असंक्रामक रोग देखते हैं यहाँ से। असंक्रामक रोग उपार्जित रोग, किंतु इसके अत्यंत अंतर्गत आने वाली बीमारियों का जीव नहीं होते और ना ही बीमारियां छुआछूत से फैलती हैं। असंक्रामक रोग बाह्य कारकों द्वारा होती है, जैसे कि पोषण की कमी किसी छोड़ के कारण। असंक्रामक रोग निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हिन्नजनता रोग, अनुवांशिक रोग तथा मानसिक रोग। हृदयघात, ये अंतर्गत कैंसर, मधुमेह, गठिया, हृदयघात आदि रोग आते हैं। हिन्नजनता रोग, ये रोग जो किसी पोषक तत्व या विटामिन, खनिज तत्व, प्रोटीन इत्यादि कमी से होते हैं। इसे हिन्नजनता रोग कहते हैं। घेंघा या गोइटर जो रोग होता है, यह घेंघा थायराइड ग्रंथि के फूलने से होता है। थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की गर्दन के आधार पर कंठ के नीचे स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि, यह रोग आहार में प्रोटीन की कमी कारण होती है, आयोडीन की कमी कारण होती है, प्रोटीन नहीं। एनीमिया, ये रुधिर ब्लड में लाल रुधिर कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन कणिका एनीमिया रोग हो जाता है। इसे मेरेमस रोग जो होता है, ये मानव शरीर में प्रोटीन की कमी का होता है। इस रोग से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। ये रोगी कमजोर और दुबला पतला हो जाता है और त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्वासिक्योकर, रोगी के रक्त में प्लाज्मा और प्रोटीन की कमी हो जाती है और त्वचा सूख कर पपड़ी हो जाती है और यकृत क्षय हो जाता है। अनुवांशिक रोग किसी व्यक्ति को उसके माता पिता द्वारा जन्म से ही मिले होते हैं। ये निषेचन के समय शुक्राणुओं और संख्या में कमी जाए होने के कारण होते हैं। इसके अंतर्गत कुछ अन्य बीमारियां बढ़ित हैं। पहला है वर्धांता कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। इसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। वर्धांता में हीमोफीलिया, यह रोग स्त्रियों में वाहक कार्य के रूप में कार्य है। हीमोफीलिया रोग
उसे ग्रस्त व्यक्ति को चोट लगने पर काफी समय के बाद भी रक्त लगातार बहता रहता है। डाउन सिंड्रोम, इस रोग के कारण यह है कि यह 21वें क्रोमोसोम के एक अतिरिक्त प्राप्त करना 21 क्रोमोसोम के अतिरिक्त एक और क्रोमोसोम प्राप्त करना। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को छोटे कद व गोल सिर गोल होते हैं या पेट गोल हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम, इस रोग के कारक एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है और ऐसी नारी बाज होती है। टर्नर सिंड्रोम। प्रदूषण तंत्र नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रित रोग, मिनीमाता रोग, यह रोग शरीर में पाया जाता है। यह मरकरी एजी के अधिकतर कारण होता है। इसमें शरीर के अंग, ओठ और जीभ का काम करना बंद कर देता है और साथ ही बहरापन, आंखों में धुंधलापन, मानसिक असंतुलन भी आ जाता है। इटाई रोग, यह रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। यह अस्थि मज्जा, जोड़ों की दर्दनाक बीमारी, इस तत्व की अधिकता से लीवर और फेफड़े में कैंसर हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, यह बीमारी पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लैक फुट रोग होता है या आर्सेनिक के लगातार संपर्क में यह बीमार होता है। इसमें त्वचा या फेफड़े का कैंसर होता है। मानसिक रोग, यह मानसिक रोग से एक मानसिक अवस्था है जिसका प्रभाव व्यवहार पर दिख पाता है। यह रोग तनाव से होता है। यह व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। कुछ मानसिक रोग के विवरण, अल्जाइमर रोग, मनोभ्रंश सबसे आम कारण है। स्मृति, सोच, व्यवहार और सामाजिक कौशल की क्रमिक गिरावट हो जाती है। यह परिवर्तन व्यक्ति की कार्य में करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह दांत कमजोर होना, अल्जाइमर रोग मुख्य कारण है। डिस्लेक्सिया, ये याद करने की, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सर दर्द कर रहा है। मुझे भी लग रहा है कि अल्जाइमर हो गया साला। डिस्लेक्सिया, ये याद करने के संबंधित रोग है। इसमें पढ़ने की कठिनाई होती है जिसमें विशिष्ट अक्षमता कहते हैं और शिशु में सामान्य रोग है। यह मानसिक रोग जैसे कि एंजाइटी, अवसाद और भोजन विकार आदि के कारण ये उत्पन्न होता है। तो बस इसी के साथ हम लोगों ने पूरी बायोलॉजी खत्म कर दी है। थोड़ी मेरी तबीयत खराब रही है तो इसलिए कहीं कहीं गड़बड़ हुआ है, तो उसके लिए सॉरी। और हाँ, तो इसके साथ हम लोगों ने पूरी आपका खत्म कर दिया है बायोलॉजी। अब जो है इसके बाद से हम लोग के साथ पर्यावरण है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग सब खत्म करते करते अर्थव्यवस्था के पास हम लोग विज्ञान आए। विज्ञान में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसके बाद से जीव विज्ञान पढ़े और जीव विज्ञान में मनोरोग हम लोग का लास्ट था। उसके बाद से हम लोग का अब स्टार्ट होगा परिस्थिति की पर्यावरण में घटक, खाद्य श्रृंखला, जल, खाद्य जल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से ये कितने पेज का है, मैं एक मिनट बुक देख लेता हूँ। एक मिनट जस्ट चाहिए, हालांकि इसमें सही नहीं है, मैं बस आपको बुक देख के बता देता हूँ। पर्यावरण जो है आपका, ठीक है, पर्यावरण आपका है 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 20 22 के बाद 24 26 मतलब 13 पेज का है। 26 पूरा, 26 27 28 पेज का है। 14 पेज का, पेज 14 है और इसमें दोनों साइड मिला के 28 हो जाएंगे। तो बस उसके बाद से हम लोग का विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टार्ट होगा और हम लोग ख़त्म करने की बुक के कगार पे हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग कितने 333 पहुंच गए हैं और हम लोग को जाना है कहाँ तक भाई, 516 तक जाना है। 200 और रह गया, इस महीने में ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको जैसे बताया हूँ भाई, क्या दिया हूँ तो ख़त्म ही होगा। बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहे, थोड़ा साथ दीजिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।